एक पहल सन 1982 के गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी के सहपाठियों द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है और इस सदी की एक में ऐसी त्रासदी कभी नहीं देखी गई है। हम सहपाठियों ने मिलकर विभिन्न कोरोना महामारी संबंधित काफी जानकारियां देने के लिए वीडियो बनाए हैं और इसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाएंगे हिंदी में। और आज का विषय है कोरोना महामारी से बचने के उपाय तथा उससे संबंधित काफी जानकारियां। तो मैं डॉक्टर संजय सिटी गुवाहाटी से और मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नीरज मुजफ्फरनगर से, डॉक्टर बलदेव सिंह पटियाला से। और मैं सबसे पहले डॉक्टर नीरज के पास जाना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या कोरोना महामारी सच में बहुत खतरनाक है? तो नीरज। देखिए, नमस्कार। देखिए, कोरोना जो है महामारी जो चल रही है, कई मायनों में तो खतरनाक है, कई मामलों में इतनी खतरनाक नहीं है जितनी लोगों ने इसको बना लिया है। मीडिया ने इसको हाइप कर दिया है, पॉलिटिकल सिस्टम ने इसको हाइप कर दिया है। पिछले अगर हम 20 साल से देखें तो पिछले 20 सालों में 20 अलग अलग तरह के वायरसेस ने महामारी विदेशों में, अपने देश में कई जगह करी है। अगर एक थोड़े से हम आंकड़न को देखें, 1918 में जो स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी आई थी, उसमें 50 लाख लोग मर गए थे, या कहिए तो हमारी जो जनसंख्या थी पूरे ग्लोब की, उसकी 1/3 जनसंख्या खत्म हो गई थी। उसके बाद आप देखिए आई थी आपकी 1957 में एशियन फ्लू, जिसमें 11 लाख मर गए थे। फिर 1968 में आया था हांगकांग फ्लू, 10 लाख चले गए। 2003 में सार्स आया, जिसने 26 अलग अलग देशों में अपना असर फैलाया और 1000 से कम लोग मरे थे। उसके बाद अब 2009 और 2010 में स्वाइन फ्लू आया था, जिसमें 2 लाख मर गए थे। बट इसमें एक चीज देखनी चाहिए कि 85% से ज्यादा लोग जो थे वो 65 साल की उम्र से ज्यादा थे। और अब ये आ गया है आपका कोविड। देखिए, इस कोविड का हम लोगों को अनुमान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 2 साल पहले हो गया था कि एक ऐसा वायरस डेवलप हो रहा है, मगर वो इतना विकराल रूप लेगा ये नहीं पता था। और जनवरी में उन्होंने एक तरह की इमरजेंसी का प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी और मार्च में तो इसे वर्ल्ड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। तो ये एक है तो है ही एक बहुत बड़ी बीमारी, जिसमें सबसे बड़ा फर्क और जितनी भी महामारियां आई थी उनमें इसमें ये है कि जो बाकी महामारियां आई थी वो जो है उसमें एक इंसान कई इंसान को इस तरह से नहीं इन्फेक्ट करता था। जैसे इसमें अगर एक को पॉजिटिविटी हो जाए तो वो 3 अलग अलग इंसानों को ये बीमारी फैलाएगा। दूसरा, बाकी जितनी भी महामारियां थी उनका जो वायरस का समय था एक्टिव रहने का वो छोटा था। हम तब इतना ट्रैवलिंग नहीं होती थी एक जगह से दूसरी जगह तक, तो दूसरे देशों में इतनी जल्दी नहीं फैलती थी ये बीमारियां, धीरे धीरे ही फैलती थी। और जहां से ये शुरू होती थी वहां पे इस बीमारी को कई उपलब्धियां करके कंट्रीज उसको वहीं की वहीं खत्म कर लेती थी या बहुत कम कर लेती थी, जिसके कारणवश ये इतनी बड़ी महामारी नहीं होती थी। अब कुछ जो महामारियां अभी रिसेंटली आई हैं, जैसे सार्स वायरस के कारण या MERS वायरस के कारण, उनमें अगर देखा जाए तो डेथ रेट कोविड के मुकाबले में काफी ज्यादा थी। सार्स में, जिसे कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसमें जो डेथ रेट थी वो 11% थी। जो एक MERS थी, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसमें 34% लोग की डेथ होती थी। कोविड में अगर देखा जाए तो सिर्फ अभी तक एक 5% का अनुमान लगाया गया है। तो अगर हम देखें तो ये इतनी ज्यादा भयंकर नहीं है जितनी कि इसको लोगों ने बना दिया है। और अभी तो जितना हमें पता है, वक्त के साथ
हम लोगों की कई जानकारियां बदलती जा रही हैं। इस महामारी में 80% लोगों को तो ये आया जाया हो जाएगी, जो बीमारी है वो बहुत ही हल्के रूप की रहेगी। 80% को तो पता भी नहीं चलेगा कि उनको ये वायरस हो गया है और वो ये वायरस फैला रहे हैं। 15% में ये बीमारी काफी सीवियर होगी और 5% ऐसे होंगे जो बहुत सीरियस होंगे। उनमें से हम कह नहीं सकते हम किसको बचा पाएंगे, किसको नहीं बचा पाएंगे। इसमें आमतौर पे जो डेथ है वो उनमें ज्यादा है जिनमें दूसरी और बीमारियां हैं या उनकी उम्र ज्यादा है 65 से ऊपर। दूसरी बीमारियों में खास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आपकी हार्ट डिजीजेस, ट्यूबरक्लोसिस या किसी और ऐसी कैंसर या किसी और बीमारी के कारण वो ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम हल्का पड़ गया है। उन मामलों में तो आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बट इतना ऐसा नहीं है कि जिस तरह से पूरा का पूरा एकदम ही इसको, आज की स्थिति में भी लॉकडाउन से इसका फैलाव काफी रुक गया है, बट आज की स्थिति देखा जाए तो हम अपना पर्सनल हाइजीन ठीक रखें और बाकी तो 100% आप रोक नहीं सकते किसको होगा किसको नहीं। अच्छा, तो आपने कहा कि ये इसको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन मैं अब डॉक्टर बलदेव के पास जाना चाहूंगा कि इससे बचाव के क्या क्या अपने पास तरीके हैं आज की डेट में। डॉक्टर बलदेव। Baldev, please unmute yourself. Please unmute yourself. Thank you, Dr. Sanjay, for inviting me in this video discussion on COVID-19 disease. And congratulations to Gautam and Sanjeev for taking initiation for this video discussion of COVID-19 of 1982 बैच। डॉक्टर साहब, ये कोविड-19 डिजीज जो है, ये जो महामारी फैली हुई है, अभी तक हमारे इंडिया में मोर देन 10 लाख से ज्यादा लोग ग्रसित हो चुके हैं और मोर देन 26,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और डॉक्टर सिंघल ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया कि ये दूसरी बीमारियों से कंपैरिजन में उतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। अब अनलॉकडाउन जब हुआ तो उसके बाद में सब लोग जो है अपने कामकाज में जाना चाहते हैं, वर्क प्लेस में, ऑफिस में जाना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वहां पे कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जैसे जहां में ओवर क्राउडिंग होती है, जैसे कॉरिडोर हो गया, लिफ्ट हो गया, पार्किंग प्लेस हो गया, किचन हो गया और कैंटीन हो गई है, और अभी ऑफिस के जो वर्किंग प्लेसेस हैं वहां में ओवर क्राउडिंग में इसके फैलने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इससे हमें बचाव करना बहुत जरूरी है, और कैसे बचाव करेंगे वो संक्षिप्त में मैं थोड़ा बताने जा रहा हूं आपको। ऐसा है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, ये पूरा बहुत कुछ मैंने हमारा मीडिया ने बहुत डिटेल में बता दिया गया है इसके बारे में। दिस इज रिक्वायर्ड आल्सो, ये बेसिक चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। मास्क के पहले मैं मास्क के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ऐसा है कि कल एक ICMR की गाइडलाइन आई है कि N90, पहले भी उन्होंने बताया था कि हमें N95 मास्क जो है जनरल पब्लिक को यूज नहीं करना है। सबसे पहले ये चीज वो खाली हॉस्पिटल के लिए रखनी है, हॉस्पिटल का पैरामेडिकल स्टाफ एंड स्टाफ के लिए जो कोविड पेशेंट को ट्रीट करता है, जो कोविड पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। सेकंड थिंग, हमें अगर मास्क यूज करना है जनरल पब्लिक को तो हमें ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क यूज करें या कपड़े से बनाया हुआ 2 लेयर का मास्क यूज कर सकते हैं। और एक स्टडी में ये भी पाया गया है, अगर हम मास्क यूज करते हैं, सिंपल मास्क, और आपस में हम 2 बंदे बात कर रहे हैं और डिस्टेंस अगर हमारा 2 मीटर का बीच में है, तो उससे अबाउट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो मास्क कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम ऑफिस में जाते हैं, वर्क प्लेस में जाते हैं, तो हमें क्या बचाव करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वर्क प्लेस में जाने से, घर से निकलने से पहले हमें सबसे पहले अपना मास्क तो पहनना ही है, साथ में एक स्पेयर मास्क रखना है। एक छोटी हैंड सैनिटाइजर की बोतल अपने बैग में रखें या अपने पॉकेट में रखें। अपने ही व्हीकल यूज करें, हम शेयर ना करें व्हीकल। जब हम वर्क प्लेस में पहुंचेंगे
वहां में आपकी एंट्री गेट में थर्मल स्कैनिंग होना बहुत जरूरी है। और थर्मल स्कैनिंग के दौरान अगर किसी को टेम्परेचर मिलता है या फीवर है या उसको सर्दी खांसी है तो उसे डायरेक्टली घर ही भेज देना है, ड्यूटी पे लेना नहीं है, और घर जाके अपना हेल्थ यूनिट में अपना इलाज कराएं और इन्फॉर्मेशन दें। सेकंड, एंट्री गेट में सैनिटाइजर जो फुट ऑपरेटेड हो या बिना टच टेक्निक का, नॉन टच टेक्निक का हो, वो रहना बहुत जरूरी है। वर्क प्लेस में आने के बाद हमें देखना है कि हमारा सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो कि हम 2 मीटर का डिस्टेंस आपस में इंडिविजुअल बना के रखें, बहुत जरूरी है। और बिफोर एंटरिंग द ऑफिस ये हमें इंश्योर करना है कि हमारा जो वर्क प्लेस है वो सोडियम 1% हाइपरक्लोराइड से सैनिटाइज हो गया है कि नहीं, और रेगुलर सैनिटाइजेशन of the workplace and also the floor, disinfection of the floor with the same detergent भी जो हम यूज करते थे उससे हमें रेगुलर आफ्टर 3 आवरली हमें उसे करना बहुत जरूरी है। जो वर्क प्लेस में हमें जो वाटर सप्लाई है वो भी फुट ऑपरेटेड या नॉन टच टेक्निक वाली मिल जाए, हैंड वॉश भी हमें नॉन टच टेक्निक वाला मिले, और रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। अब ये बिजनेस में भी सेम चीज अप्लाई होती है। अब अगर सपोज हम किसी मार्केट प्लेस में जाते हैं, हम देखते हैं कि अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो उसको कहा जाए कि मास्क पहन ले पहले भैया। उसके बाद में आप कोई भी सामान खरीदें तो कोई भी चीज को टच ना करें। जो सामान लेना है आप बैग में ले, घर में जाएं और उसको घर में जाके 3-4 घंटे के लिए बाहर में रखें, और उसके बाद में उसको घर में एंटर लेके जाएं और अपना हैंड वॉश करके ही अंदर जाएं। और साबुन से हाथ वॉश करना सबसे बेस्ट तरीका है, हैंड सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है। साबुन ही उस ऑर्गन को किल कर देता है, ऑर्गेनिज्म को। और वर्किंग प्लेस में कोशिश करें कि विजिटर्स को हम अलाउ ही ना करें, कोशिश करें कि विजिटर हमारे पास ना आए। अगर जरूरत पड़ जाए, बहुत ज्यादा जरूरी है तो हम उससे वीडियो कॉल करके या फोन में उसको सजेशन दे दें। अगर फिर भी जैसे बैंक इत्यादि में बंदे आते हैं तो उसमें है कि बिना मास्क के कोई एंटर ही ना हो, और उससे अगर हमने बात करनी है तो सब बैरियर होना चाहिए, ग्लास का बैरियर होता ही है बैंकों में, और दोनों जन मास्क पहन के रखें। और जो पेपर लेते हैं जैसे बैंक वाले, तो आजकल अल्ट्रावायलेट के बॉक्स मिल गए हैं, उसके अंदर में वो बॉक्स में रख सकते हैं कुछ देर के लिए, जिससे सैनिटाइज हो जाते हैं। दूसरा है कि जब हम वहां से ऑफिस से निकलते हैं तो ऑफिस से निकलने के बाद हमने घर जब पहुंचना है तो हम अपना डायरेक्टली वॉशरूम में जाएं, पूरे अच्छे से वॉश करके नहा के फिर उसके बाद में हम अपने घर वालों को, दूसरों को मिले, और अपने जो कपड़े हैं वो हम डिटर्जेंट के अंदर में डाल दें। ये प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है डॉक्टर साहब। डॉक्टर संजय, एक बात मेरे को जानना था कि ये जो मास्क पहनते हैं, मास्क ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम बिना मास्क के काम चला सकते हैं और जहाँ पे बिना मास्क पहनने से नुकसान हो सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, एक्चुअल में ऐसा है कि जैसे हम सिंपल एक्सरसाइज करते हैं घर के अंदर, अगर हम कर रहे हैं तो उसमें मास्क की जरूरत नहीं है एकदम। अगर घर में हमारा छोटा मोटा जिम है उसमें भी मास्क की जरूरत नहीं है। हम सैर करने निकले हैं या हम जॉगिंग कर रहे हैं और मैं अगर अकेला दौड़ रहा हूं ना तो हमें मास्क की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ग्रुप में जा रहे हैं तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। लेकिन कोशिश करें, अगर मेरे को कोई सांस की प्रॉब्लम हो रास्ते में जॉगिंग करते हुए और किसी के साथ, तो मास्क उतार के आप बैठ जाएं, रेस्ट ले लें। और तो अकेले अगर आप दौड़ रहे हैं या सैर कर रहे हैं, सड़क में कर रहे हैं, पार्क में कर रहे हैं, अकेले हैं, तो नो नीड टू वियर द मास्क। मास्क फिर जरूरत नहीं है वहां पे उस इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं जानना चाहूंगा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, क्योंकि आज हर भारतीय परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा परिवार के साथ रहता है, तो आप उनके बारे में कुछ बताएं डॉक्टर बलदेव। हाँ डॉक्टर साहब, थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि हर घर में हमारे पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग रहते हैं, तो उनका बचाव करना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग एक्चुअली उम्र के हिसाब से इम्यूनिटी जो है कम हो जाती है और बॉडी रिजर्व भी कम हो जाता है, और कुछ लोगों को माने कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, या रीनल डिजीज हो गई, लंग डिजीज हो गई, तो उसमें अगर ये कोविड हो जाता है, कोविड-19 डिजीज हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, सीरियसनेस हो जाती है। तो इसलिए उससे उनको बचा करके रखना बहुत जरूरी है। उनको घर में कोई भी अगर हमारा गेस्ट आता है तो उनको उनसे मिलने ना दिया जाए। अगर मिलने की बहुत ज्यादा जरूरत है भी तो उन्हें गले ना लगना है, गले नहीं लगना है, हाथ नहीं मिलाना है, और बात भी करनी है तो दोनों तरफ से मास्क होना चाहिए। जो मिलने वाला है और जो पेरेंट्स है हमारे, मास्क पहन के ही बात करेंगे। मिनिमम 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें। बुजुर्गों को घर में रेगुलर न्यूट्रिशियस डाइट दें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड दें और प्लेंटी ऑफ जूसेस देना है।
रेगुलर एक्सरसाइज माइल्ड सी करें और मेडिटेट करें, बहुत जरूरी है। उनकी जो रेगुलर दवाइयां हैं जो यूज करते हैं वो रेगुलर टाइमली लें। अगर कुछ प्लांट सर्जरी बुजुर्गों के लिए हम लोगों ने करके रखी है, लाइक की कैटरेक्ट ऑपरेशन या नी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन जो है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, वो अभी इस दौर में करना नहीं चाहिए। बुजुर्गों को घर के बाहर जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जहां में क्राउडिंग है और या किसी बाजार में जाने के लिए मना करें, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। इतना ख्याल तो रखना हमें बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। अच्छा, शुक्रिया। अब एक जैसे कुछ लापरवाहीवश अगर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है और उसे होम आइसोलेशन की जरूरत पड़े, तो उस कंडीशन में उस बंदे को या उस व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, सावधानी क्या क्या लेनी चाहिए होम आइसोलेशन में? हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये आईसीएमआर की गाइडलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन है कि हम बहुत माइल्ड केस जो होगा और जो बंदा फिट होगा, यंग एंड फिट होगा, है, जिसको कोई जैसे HIV या कैंसर की कोई बीमारी नहीं है और दूसरी बीमारियां नहीं है, तो उसको हम होम आइसोलेशन में रख सकते हैं। अगर वो अफोर्ड कर सकता है, वेल टू डू फैमिली का है, उसके घर में सिंगल रूम और सिंगल बाथरूम उसके लिए है, तो रह सकता है। कुछ कुछ स्टेट में उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टेट में इंडियन गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम उसको माइल्ड केस को रख सकते हैं। तो उसमें कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि जैसे उसको केयर करने वाला जो व्यक्ति है वो यंग एंड फिट होना चाहिए और वो 24/7 अवेलेबल रहना चाहिए, और उसके बाद 24/7 वो किसी हॉस्पिटल के कांटेक्ट में रहना चाहिए कि अगर कुछ हो जाता है तो वो पेशेंट को वहां पे शिफ्ट कर सके। अब जो पेशेंट है उसको क्या प्रिकॉशन लेने हैं अपने कमरे के अंदर? सबसे पहले ऐसा है कि वो हर वक्त अपना मास्क पहन के लगेगा, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क। N95 पहन सकता है, वैसे जरूरत नहीं है। ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क सिंपल पहन के रखेगा, वो भी सफिशिएंट है, वन थिंग। सेकंड थिंग, जो उसको केयर टेकर है, अगर उसके मुंह में आता है तो वो भी सर्जिकल मास्क पहन के तभी अंदर आएगा और अपना डिस्टेंस 2 मीटर का बना के रखेगा। जो पेशेंट है उसको अपने कपड़े खुद धोने हैं, अपने कपड़े, अपने जो बर्तन खुद मांजने हैं और अपना कमरे को खुद सैनिटाइज करना है सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से, अपना वॉशरूम खुद साफ करना है, हर चीजों को जो वो टच करता है उसको सैनिटाइज करना है रेगुलर 1 आवर इंटरवल में, 3 आवर इंटरवल में भी कर सकते हैं, ज्यादा अगर टच नहीं हो गया है तो। दूसरी बात, उसको अपना खुद ख्याल करना है, जैसे वो अपना टेम्परेचर मॉनिटरिंग खुद करेगा। उसके बाद अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो एक पल्स ऑक्सीमीटर छोटा सा आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, 1000-1500 रुपए में आता है, अगर वो रख लेता है अपने पास में तो सबसे बेस्ट है, जिससे उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन का पता चलता रहेगा। अगर उसे लगता है कि 90 to 90 के आसपास में चल रहा है सैचुरेशन, तो ही कैन एडवाइज एंड ही कैन बी शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल्स। उसके बाद आ जाती है बात जो केयर टेकर है और घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं। ये आईसीएमआर की गाइडलाइंस भी है और एमएचएफ की गाइडलाइंस भी है कि हम उसको HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की प्रोफिलैक्सिस दे सकते हैं, घर के दूसरे मेंबर्स को भी, जो केयर टेकर है उसको भी हम दे सकते हैं। और सारे मेंबर्स को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखना है और उसका ब्लूटूथ और लोकेशन ऑलवेज ऑन रहनी चाहिए, और पेशेंट भी अपना ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखेगा। और जो घर के व्यक्ति हैं उन्होंने भी अपना सारा कुछ टेम्परेचर एंड अपना जो क्लिनिकल मॉनिटरिंग अपनी रखनी है अच्छे से। बीच में अगर सपोज पेशेंट को, हम जब मरीज को कुछ हो जाता है, रास्ते सांस की प्रॉब्लम हो गई या कंप्लेन करता है, उसको लगता है सैचुरेशन मेरी कम हो रही है या और अनइजीनेस फील हो रहा है, तो ही कैन बी शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल। अदरवाइज हम उसे घर के अंदर में 17 डेज रखते हैं, 17 दिन आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से हमें 17 दिन उसे रखना है। वैसे भी अगर हम हॉस्पिटल में रखते हैं या कोविड केयर सेंटर में रखते हैं तो 10 दिन रखते होते हैं, 7 दिन हम उसको घर में रखते हैं। तो ऐसा है, ये गाइडलाइंस अभी है कि 70 डेज के लिए हम लोग उसको घर में रख सकते हैं। दी जाता है कुछ। एक और बात पूछनी है कि अगर वो होम आइसोलेशन में है और वो, हमें कैसे पता चलेगा कि वो बाकी घर के मेंबरों के साथ वापस मिलजुल सकता है? कोई क्या टेस्ट वगैरह किए जाएंगे या बिना टेस्ट के उसको सब लोगों से मिलने की आज्ञा दे दी जाएगी? हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो माइल्ड केसेस हैं, माइल्ड केसेस में हम कोविड केयर सेंटर में या अपने घर में 10 दिन तक रखना होता है। तो 10 दिन में लास्ट 3 डेज उसको एसिम्प्टोमेटिक होना पड़ेगा, उसको फीवर नहीं होना पड़ेगा। तो अगर कोविड केयर सेंटर में है तो घर शिफ्ट हो जाता है, अगर वो अपने घर में ही है तो घर में ही रहेगा, लेकिन +7 डेज और उसको रहना है
अपने कमरे में आइसोलेट करके रखना है। तो मैंने टोटल 17 डेज ही होगा। पहले कुछ गाइडलाइन ऐसी थी, आईसीएमआर की गाइडलाइन थी कि अगर हम पेशेंट कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको लास्ट जब डिस्चार्ज करते हैं उससे 24 आवर और 40 और 48 आवर के इंटरवल में हम 2 आरटीपीसीआर टेस्ट किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस में हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 17 दिन के बाद में वो पब्लिक में जा सकता है, उसमें इन्फेक्शन के रेट एकदम कम है, नेग्लिजिबल है ही नहीं। ये गाइडलाइन है। और दूसरा आजकल एक और टेस्ट आ गया है, जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट नाउअडेज ऐसे मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, ये वाला टेस्ट जो है यूजली कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट एरिया एंड कुछ हेल्थ वर्कर के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने इसको बताया कि इसको हमने यूज करना है। और आरटीपीसीआर जो टेस्ट है ये बहुत सेंसिटिव होते हुए भी बहुत स्पेसिफिक है। और रैपिड एंटीजन जो टेस्ट है इज वेरी स्पेसिफिक। तो अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो उसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। लेकिन अगर ये निगेटिव आता है तो उसमें अगर ये सिम्टोमेटिक नहीं है, एसिम्टोमेटिक है, तो उसको हम कुछ नहीं करते। अगर वो सिम्टोमेटिक है तो उसका आरटीपीसीआर टेस्ट हम जरूर करते हैं कंफर्म करने के लिए। तो ये टेस्टिंग की ये बात थी साइश। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बलदेव। डॉक्टर अच्छा, अब मैं डॉक्टर नीरज की तरफ जाना चाहूंगा कि आजकल इम्यूनिटी के बारे में काफी कुछ मीडिया में, पेपरों में और मोबाइल व्हाट्सएप में काफी कुछ इम्यूनिटी के बारे में कहा जा रहा है। ये इम्यूनिटी जैसे जड़ी बूटियां, हर्ब्स और स्पाइसेस क्या सच में काम करते हैं, या ये इनके बारे में कुछ हमें बताएं डॉक्टर नीरज। इम्यूनिटी एक हमारे बॉडी का सिस्टम है जो हमारे को किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फॉरेन बॉडी से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अभी तक कोई भी टेस्ट ऐसा उपलब्ध वर्ल्ड में नहीं हुआ है जिससे हम किसी इंसान की इम्यूनिटी का स्टेटस क्या है उसको नाप सके। और अभी तक कोई भी ड्रग, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद या जितने भी मेडिकल सिस्टम हैं, किसी में भी ऐसी कंफर्म ड्रग डेवलप नहीं हुई है। जो भी हम ड्रग्स को कह रहे हैं कि इससे इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, तो वो सब एक तरह के अनुमान हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनसे कुछ फायदा कुछ केसेस के ग्रुप्स में देखा गया है, बट यह फायदा हर एक इंसान को होगा या हर एक कम्युनिटी को होगा या हर एक देश के वासियों को होगा, ऐसा नहीं है। जो भी ये चीजें हैं, भले वो एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो या किसी और सिस्टम में हो, इनमें ये देखा गया है कि ये जो चीजें हैं या आपकी इम्यूनिटी या किसी भी बीमारी से लड़ने में मददगार होती हैं। इनका सेवन करते हुए या ज्यादा सेवन करने से ये नहीं है कि आपको कोविड या कोई भी और वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा या आपकी कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन तो होगा, बस ये है कि कुछ ड्रग से ये देखा गया है कि इसमें रिकवरी टाइम या कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कुछ हद तक कम हो गई है। इम्यूनिटी स्टेटस लो होती है उन लोगों में जिनमें डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो, हार्ट डिजीजेज हो, टीबी हो या कैंसर हो या कोई और HIV जैसी चीजें हों। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपके कुछ तरीके जरूर हैं। उनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल। आप किसी भी चीज से चिंता मुक्त रहिए। किसी को क्या पता कि हकीकत में कल क्या होना है। आगे की सोच के हर तरह से अपने आप को चिंता से ग्रस्त हो जाएं, ये एक इम्यूनिटी पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इस कोविड में बहुत सारी पॉपुलेशन आज डिप्रेशन में जा रही है। उन्हें चिंता किस बात की है? कल को मेरे को कुछ हो गया तो क्या होगा, मेरे फैमिली मेंबर को हो गया तो क्या होगा, मेरा बिजनेस का बट्टा बैठ गया, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, कई चीजें। ठीक है, आप इन सब से लड़िए, बट इससे अपने आप को स्ट्रेस में डाल के क्या फायदा? अब अपने इम्यून सिस्टम को और हल्का कर रहे हैं। तो एक तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए। दूसरा, अगर हम एक प्रॉपर डाइट लें तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत हद तक नॉर्मल रह सकता है। डाइट में मेनली चीज है, आप कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, प्रोटीन्स बढ़ा दें, हर तरह की फल सब्जी जो भी मौसम के हिसाब से आ रही है वो लें,
कुछ चीजें जरूर हैं जिनको आप अपनी डाइट में ज्यादा बढ़ा लें तो वो इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। जैसे कि जो आपका विटामिन सी है, विटामिन ए, विटामिन ई, B12 प्लस कुछ और चीजें हैं, खास तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, या कुछ फल सब्जियां जैसे मशरूम, आपका टमाटर, पपीता, शिमला मिर्च, तुलसी, आंवला, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, दही के सेवन के करने से काफी फर्क पड़ता है। और जो ये ड्राई सीड्स हैं इनका एक स्टडी में जरूर ये देखा गया है कि हाँ, शहद के लेने से फर्क काफी पड़ता है। रेगुलर आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो वो चलने दीजिए। पानी का मात्रा अपने रोज बढ़ा लें, 8 से 10 ग्लास प्रतिदिन। स्मोकिंग और अल्कोहल कंटेंट्स को कम कर दें। तो इन सब चीजों से क्या होगा कि आपकी एक जनरल हेल्थ बेटर होगी। जब आपकी जनरल हेल्थ बेटर होगी तो डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर काम करेगा। मगर आप ये सोचें कि हाँ, क्योंकि मैं इन सब चीजों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे को कोविड अटैक नहीं कर सकता है, ये सोच गलत है। ये आपको इन बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकता है। ओवरडोज ऑफ विटामिन भी ना लें क्योंकि वो हार्मफुल होती हैं। एक डॉक्टर की मदद से आप सही डोज कितनी है उतनी आप ले सकते हैं। और इम्यून सिस्टम के बारे में आज की डेट में भी बहुत कुछ हमें नहीं पता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो ये है, ये वायरस के पर्टिकुलर स्ट्रेन के हिसाब से काम करता है। आपका स्ट्रेन चेंज होता रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम चेंज होता रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए एक जनरल हेल्थ और जो आपको बीमारी है उन्हें पूरी तरह कंट्रोल रखें। हाँ डॉक्टर सेठी बताइए। नीरज ने बहुत अच्छे से बताया आपने इम्यूनिटी के बारे में। अच्छा, एक बात ये है कि आज तक कोरोना का कोई पुख्ता इलाज निकला नहीं है और वैक्सीन भी तैयार नहीं है। तो अभी हमारे पास एक ही उपाय है जो कि है कोरोना से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। और इसी के साथ मैं मेरे दोनों साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा और तकनीकी सहायता के लिए मैं डॉक्टर गौतम और हमारे सारे बाकी सहपाठियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सब सावधान रहें, स्वस्थ रहें और आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत और जय एवरग्रीन GMC 82 बैच। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू।